क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, तो मुख्तलिफ़ बेसिस हैं जिनके बुनियाद पे पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशनल नेचर, इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और अगला जो है मोड ऑफ सिंथेसिस। तो ये सारे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। एक जिस तरह फिगर में दिखाई दे रहा है लीनियर, जिसमें जो छोटे यूनिट्स हैं जिन्होंने ये पॉलीमर बनाया है, तो वो एक लॉन्ग अनब्रांच चेन की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसी तरह से ये दूसरा चेन है, और फिर इन दोनों चेन को पकड़े रखा है किसी सेकेंडरी बॉन्डिंग ने, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हो सकती हैं, और इसी तरह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, ये उनको आपस में जोड़े रखते हैं। दूसरे जो हैं वो ब्रांच टाइप हैं, जिसमें वहीं छोटे यूनिट्स जो हैं अरेंज हुए होते हैं चेन्स की शक्ल में, और उस चेन में आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही होगी। तो ये है ब्रांच फॉर्म, और स्टिल उनमें उसी तरह ही वहीं सेकेंडरी बॉन्डिंग जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं वो मौजूद होंगी। तीसरी किस्म है क्रॉस लिंक्ड, लॉन्ग चेन है, और फिर वो चेन जगह जगह पे एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, तो ये कहलाते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। और अगला जो है वो नेटवर्क पॉलीमर, यानी उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है, उसमें आप किसी एक को लॉन्ग चेन नहीं ले सकते, और इसी तरह किसी एक को ब्रांच आप नहीं कह सकते, बल्कि वो हर एक के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह इस फिगर में एक ओवरव्यू उसका या एक इमेज उसका दिखाया गया है, तो इस तरह से इस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होती हैं, यानी लीनियर फॉर्म में इनका अलग जो है डेली यूज़ होता है, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क फॉर्म में तो अलग अलग यूज़ के मुताबिक ही ये हम तैयार भी कर सकते हैं, और स्टिल इनका जो अपना स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ही हम इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात आती है इनमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और मॉलिक्यूलर मास, यानी अब इनका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारे पॉलीमर के लिए अप्लाई होगा। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डेफिनेशन के लिहाज से है कि स्पेशल नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन द चेन इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी एक चेन बन गया है तो उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो कितने हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से, दूसरी जो कैलकुलेशंस हैं तो रिपीटिंग यूनिट उसमें कैलकुलेट की जाती हैं, और उस नंबर को कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और फिर मॉलिक्यूलर मास उस पॉलीमर का फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिपीटिंग यूनिट, जो रिपीटिंग यूनिट यानी मोनोमर या स्मॉलर यूनिट जिससे ये पॉलीमर बन रहा है वो कौन सा है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, और फिर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी चीज़ को समझेंगे तो हम पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन में इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसका वो छोटा यूनिट होता है पॉलीथीन। इसकी अपनी टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट कंडीशन अप्लाई करके ये पॉलीइथीन बन जाता है, जिसमें CH2 बॉन्डेड टू CH2 और इस तरह से बॉन्डेड टू अगला CH2 एंड CH2, और ये चेन जो है वो शुरू हो जाता है एक कंटिन्यूस चेन बन के। तो अब ये हुआ पॉलीथीन, दिस वाज इथीन, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद हो गया है पॉलीथीन, या इसको आप पॉलीइथाइलीन भी कह सकते हैं। अब इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट है वो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज़ दैट स्मॉलर यूनिट जो रिपीट हो रहा है।
और n जो यहाँ पे हम लिखते हैं इट्स फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स जो होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेन है जिसमें ये स्मॉलर यूनिट हम काउंट कर चुके हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसमें जो है वो 1000 तक है। तो अब इस पॉलीथीन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या बन जाएगा? तो मॉलिक्यूलर मास हमें क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। तो रिपीटिंग यूनिट जो है वो इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपको मिल जाएगा C2H4, 12 दूनी 24, 24 एंड 4 बिकम्स 28। तो एक छोटे यूनिट का जो मास है वो 28 हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो हमने ली है 1000, तो ये हो गई 1000। सो ये हमारे पास बन जाएगा 28,000। अब AMU में ले सकते हो या 28,000 ग्राम ले सकते हो। तो ये इस तरह से हम इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट, और साथ में वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन किस लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इनकी किस बुनियाद पे होती है।